प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन्वेस्टर्स को अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मैंने अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, उसमें कौन से थीम्स और सेक्टर्स को इंक्लूड किया है और फ्यूचर में मुझे क्या लगता है कि किन सेक्टर्स और थीम से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, ये सभी कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप लोगों के लिए नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नवंबर आ चुका है, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज। तो इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सारे फंड्स को उसमें कवर करेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फिर कोई पर्टिकुलर टर्म है जो कि आप चाहते हैं कि इन एनालिसिस में हम इंक्लूड करें या उसके बारे में बताएं, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और ऑफ कोर्स सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, स्टॉक्स पे भी काफ़ी सारे वीडियोस हम आने वाले दिनों में पब्लिश करने जा रहे हैं। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टॉक इन्वेस्टिंग में सबसे पहले तो जो सबसे बोरिंग होता है ना, इसमें से कुछ चीज़ें सुनकर शायद आप लोग को नींद आता होगा ना, क्योंकि एवरी टाइम मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसको कवर कर लूँ, उसके बाद आगे मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट होराइजन, इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे आपको नहीं करना है ना। अगर आपको कंपाउंडिंग करना है ना, कंपाउंडिंग का मतलब पैसे को कई गुना बढ़ाना है। मैं 10-20%, 30-40% रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो उसको 200 बनाइए, 300, 400, 500। इस तरह का कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। तो अगर वो सब करना है, 10 टाइम्स वो सब करना है, तो आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना ही होगा। तो मिनिमम इक्विटी, मैंने हमेशा रिपीट किया है, मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। अगर ये इन्वेस्टमेंट होराइजन नहीं है तो किसी भी प्योर इक्विटी प्रोडक्ट से दूर रहें, चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो। उसके बाद दूसरा, रिस्क एपेटाइट। आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला होना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो किसी भी प्योर इक्विटी प्रोडक्ट से बिल्कुल दूर रहें। अब कोई बोलेगा कि नहीं, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए, तब फिर आप कैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि इक्विटी में तो कभी कभी 10, 20, 30, 40% भी गिर जाता है ना। कभी अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आया, बड़ा निगेटिव न्यूज़ आया, 20-30% भी गिरना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ना आप। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तभी इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाएं। थर्ड पॉइंट होगा डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में बहुत कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5 स्टॉक्स, बड़ा अगर कॉर्पस है फिर भी वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, आपका पैसा है, आप जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस तरह का रिस्क उठा सकते हैं, उस तरह का मार्केट नॉलेज है तो अलग बात है। लेकिन आइडियली जो हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रखना चाहिए। यानी नंबर ऑफ स्टॉक्स में मैं आगे भी बताऊंगा। उसी तरह से सेक्टर्स भी ना, ऐसा नहीं कि एक ही 2 सेक्टर में पूरा पैसा इन्वेस्ट करें, स्प्रेड आउट करें ना। 3, 4, 5 सेक्टर्स, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टॉक्स पे डिपेंड करेगा। और नंबर 4 और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन्वेस्टमेंट नॉलेज। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं है, मैंने बार बार ये रिपीट किया है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है कि फंडामेंटल्स क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, तो डायरेक्ट इक्विटी में आइडियली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। दूसरों का सुनकर इन्वेस्ट करेंगे, आपका हार्ड अर्न मनी है ना, पैसा बनेगा तो आपका, डूबेगा तो आपको, हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर आइडिया नहीं है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाए, बहुत अच्छा ऑप्शन, वहाँ पे फंड मैनेजर वो मैनेज करेगा, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के इक्विटी म्यूचुअल फंड में। लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छी जानकारी है तब तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बनता है, करना भी चाहिए। अब मैं आपको एलोकेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ कि जो भी आपका पूरा कॉर्पस है उसका कितना हिस्सा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। नंबर 1 है कोर पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में जो भी कॉर्पस है, ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा आपका रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और इन्वेस्टमेंट नॉलेज का। रफली मैं अपने हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ, बेसिस योर रिक्वायरमेंट आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोर पोर्टफोलियो 40-50% जो भी कॉर्पस है उसका 40-50, जैसे 100 रुपीज़ है तो उसमें 40-50 रुपीज़ कोर पोर्टफोलियो में। कोर पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाले स्टॉक्स ना, सालों से चल रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट फंडामेंटल्स, ठीक है। फंडामेंटल्स के बारे में आगे मैं कवर करूंगा, इसको क्या क्या देखना है। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो।
देखिए क्वालिटी अच्छा है तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन होगा, ही अग्री। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं करें, वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं ना, देखिए वही मोस्टली यहाँ पे आएंगे, लेकिन हाँ कुछ मिड कैप जो अच्छे क्वालिटी के बड़े मार्केट कैप वाले मिड कैप्स भी यहाँ आएंगे, लेकिन मोस्टली लार्ज कैप और बड़े मिड कैप्स यहाँ आएंगे, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप्स यहाँ पे नहीं आएंगे। इसके बाद दूसरा क्या होगा, ग्रोथ वाले स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे भी अबाउट 40-50% अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स बेसिस योर कंफर्ट आप चेंजेस लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो ग्रोथ रेट होगा बहुत ज़्यादा हो, ग्रोथ रेट मतलब प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, लाइक प्रॉफिट ग्रोथ 30%, 40%, हाई ग्रोथ कंपनीज इसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भी फंडामेंटल्स ठीक होना चाहिए। ठीक है, जो पहले वाला कैटेगरी कोर उससे थोड़ा बहुत सा डाउन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो तो आपको ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 100, 200, 300 इस तरह का। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो बिल्कुल सही बात है, चलेगा, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स हैं, बहुत कम पे नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ भी यहाँ पे जो आपके स्टॉक्स होंगे ना, वहाँ पे अगर ये क्लिक कर गया, जो मोमेंटम है ना, ग्रोथ अगर कंपनी ने मेंटेन करके रखा तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ पे मिड कैप्स वाले आएंगे आपके, और जो बड़े वाले स्मॉल कैप्स हैं ना, जो कि अच्छे क्वालिटी वाले बड़े मार्केट कैप वाले स्मॉल कैप्स, वो भी यहाँ पे आएंगे। और थर्ड होगा स्पेक्यूलेटिव। ठीक है, यहाँ पे भी कॉर्पस का आपको देखिए, अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो यहाँ तो जा ही नहीं स्पेकुलेटिव में, लेकिन अगर आप रिस्क बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं ताकि बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर सकें और मार्केट का अच्छा जानकारी है, तो यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो का अबाउट 10-15% के आसपास। तो स्पेकुलेटिव क्या होगा, लेकिन जो IPOs आ रहे हैं ना आजकल बहुत सारे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो कुछ आ नहीं रहा है, कैश फ्लो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, और ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में वो मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि जिस भी मार्केट में है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन रिलेटिवली कम है या नहीं है। अगर इस तरह का आपको कंपनी मिलता है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एक्सपोजर वहाँ लिया जा सकता है। और उसके बाद टर्न राउंड स्टोरीज ना, मतलब कंपनी पुराना ही है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेकार चल रहा है, लेकिन हाँ आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छा उसके साथ होने वाला है, तो फिलहाल तो बिल्कुल उसका वैल्यू स्टॉक्स उसको बोल सकते हैं कहीं पड़ा हुआ होगा, वैल्यूएशन बहुत कम होगा, प्राइस बिल्कुल गिर चुका होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद बहुत अच्छा हो जाए उसके साथ, तो उस तरह के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे बहुत हाई रिस्क है, रिटर्न बहुत ज़्यादा आ सकता है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हो सकता है कि काफ़ी सारे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़े। तो अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तभी यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो ये 3 बकेट आप बना सकते हैं, बेसिस योर कंफर्ट, परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन, मार्केट नॉलेज, रिस्क प्रोफाइल, उसके आधार पे। नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत क्वेरी आता है ना, कितना रखें। तो देखिए अगर पोर्टफोलियो छोटा है ना, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब तो 5 to 10 स्टॉक्स आपके लिए सफिशिएंट है, अगर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब। लेकिन अगर पोर्टफोलियो बड़ा है, ठीक, देखिए आप लोग पूछें कम क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा ना। किसी के लिए 1 लाख ही बहुत ज़्यादा होता है, किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत कम होता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कम क्या है, ज़्यादा क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका कोई भी आंसर नहीं है ना एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ कि भाई ये आंसर है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर छोटा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो 5 to 10 स्टॉक सफिशिएंट है, और बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो अगेन बेसिस योर कंफर्ट आप 15, 20 टू मैक्सिमम अप टू 25 स्टॉक्स तक इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा पोर्टफोलियो रफली मैंने आप लोगों को बताया था पहले 10 स्टॉक्स के आसपास चल रहा था ना, अब उसे मैं बढ़ाकर 20 के आसपास ले जा रहा हूँ, रफली 20, थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन 25 से ज़्यादा तो रखने का मतलब नहीं बनता, कितना बड़ा पोर्टफोलियो हो। तो 20-25 ठीक ठाक है, अगर कोई चाहे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो 15 भी रख सकता है। फिलहाल मैंने टारगेट रखा है कि अबाउट 20 स्टॉक्स के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। नाउ कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि स्टॉक्स को सेलेक्ट करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ देख लें भाई, कम से कम 15-20% के आसपास का सेल्स ग्रोथ, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, लेकिन इतना तो रखना चाहिए। और वो भी लॉन्ग टर्म में ना, कभी कभी 1-2 साल अप डाउन चलता है, उसके लिए कोई हेडेक नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ, दैट इज सेल्स ग्रोथ आपको देखना। प्रॉफिट ग्रोथ जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, लेकिन अगेन
20-30% के रेंज में है तो उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ना, अगर लार्ज कैप की कंपनी है तो 15-20% के आसपास भी अगर प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रही है तो उससे अच्छा माना जाएगा। मिड कैप स्मॉल कैप है तो वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे भाई 20-30% का प्रॉफिट जनरेट करूँ, तो इसको इस तरह से देखें, ठीक है। उसी तरह से ROE ROC, ठीक है, ROE देख लें कितना है, अगेन जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, लेकिन ना 15-20-25% अगेन बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, रिस्क कितना उसके आधार पे, तो अगर 20% के रेंज में ROE जनरेट कर रहा है 20 या उससे ज़्यादा तो और अच्छा है, इस रेंज में तो बहुत अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स देख लें भाई कि स्टेबल है या फिर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, घटना नहीं चाहिए, अगर लगातार घट रहा है तो नेगेटिव है। कैश फ्लो देख लें, फ्री कैश फ्लो, अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो लगातार स्टेबल है या बढ़ रहा है तो और भी अच्छा है। नहीं तो कम से कम अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कई बार होता है ना कंपनी अपने एक्सपेंशन में खर्च करती है पैसा, तो वहाँ पर अगर अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, फ्री कैश फ्लो नहीं है तो वो भी चलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग अगर कंपनी में अबाउट 50% या उससे ज़्यादा है तो उसे अच्छा माना जाएगा। कई जगह प्रमोटर होल्डिंग मिलता ही नहीं है ना, लाइक बड़े बड़े बैंक्स में, तो वहाँ कंसर्न नहीं है ना, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना वो टॉप क्लास का मैनेजमेंट होता है। हाँ, छोटी मोटी कंपनीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो बच कर रहे हैं। उसी तरह से अगर बड़ी कंपनीज़ हैं कोर पोर्टफोलियो वाली, अगर अच्छा खासा डिविडेंड भी पे कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे प्लस लिया जाएगा। वैल्यूएशंस के लिए पी रेशियो देख लें, अगेन पी रेशियो आपको किस सेक्टर की कंपनी है, किस थीम की कंपनी है, उसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज है उसके साथ कंपेयर करके देखना होगा। स्टैंड अलोन इसका कोई नंबर नहीं आता है। पेग रेशियो 1 से कम है तो अच्छा है, 1 से 2 के आसपास भी है तो चलेगा, प्रोवाइडेड जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे हैं। 2 से ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड मानेंगे, ऐसे मतलब थ्योरेटिकली देखें तो पेग रेशियो 1 से ज़्यादा जो होता है उसे ही हम ओवर वैल्यूड बोल देते हैं, लेकिन अगर बाकी पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं तो 2 के आसपास भी चलेगा। पीबी रेशियो ना, अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स का चेक कर रहे हैं आप वैल्यूएशन, तो प्राइस टू बुक भी चेक कर लें। यहाँ पे भी अगेन आप कंपेयर करें कि जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम में उनका कैसा, उसके मुकाबले आपकी कंपनी का कैसा है। उसी तरह से DCF चेक कर सकते हैं ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, अगर आपको आइडिया है तो जिससे आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे देखें कि जो फेयर वैल्यू है उसके आसपास अगर प्राइस है, उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आसपास भी अगर प्राइस है तो वहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें, देखिए जो कुछ मैंने टर्म्स आपको बताया ना, फंडामेंटल्स या वैल्यूएशंस, उसमें से ज़्यादातर टर्म्स को मैंने पिछले कुछ दिनों में ही कवर किया हुआ है। तो ये सारे वीडियोस आपको लाइक ROE, ROC, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सभी कुछ पे डिटेल्ड वीडियो मैंने पब्लिश किया था कुछ दिनों पहले ही। सभी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, सर्च पे डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक बार आपने पोर्टफोलियो बना लिया तो उसे रिव्यू जरूर करें, ठीक है ना, 6 मंथ्स में, 4 to 6 मंथ्स में एक बार जरूर चेक कर लें। साथ ही जब क्वार्टरली रिजल्ट आए इन स्टॉक्स का तो जरूर स्टडी करें। न्यूज़ हमेशा ध्यान में रखें कि किस जो भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ है तो उस पर नज़र ज़रूर रखें। हमेशा ध्यान में रखें कि भाई जो आपने सोच कर रखा था कि इस तरह का प्रॉफिट या सेल्स ग्रोथ जनरेट होगा, ROE जनरेट होगा, वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है, देखिए 1-2 क्वार्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी 1-2 क्वार्टर गिर ना, रिजल्ट ख़राब देती हैं, अगर उसका प्राइस नीचे गिर जाता है, बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट करें, ठीक, वहाँ पे परेशान ना हो, ठीक। हाँ, 1-2 साल से अगर ख़राब परफॉर्मेंस चल रहा है या कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आ गया जिसके कारण लग रहा है कि फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट हो जाएगा, वहाँ पर तो एग्जिट ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखें, तो फंडामेंटल्स पे ध्यान रखें। फंडामेंटल्स में अगर प्रॉब्लम दिखता है तो फिर एग्जिट करने का प्लान करें। मैनेजमेंट रिलेटेड अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ है वहाँ पे बिल्कुल आप एग्जिट करने का प्लान बनाएं। उसी तरह से अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा का मतलब कि जो सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ या ROE है उसको किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं कर रहा है, फ्यूचर में नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा हाई ग्रोथ ये कंपनी मेंटेन करके रखेगा, तो वहाँ पे भी कॉल लेना चाहिए कि भाई क्या करना है। अब मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता हूँ, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, तो मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया 20 स्टॉक्स के आसपास का मेरा टारगेट है। तो इस साल मतलब 2026 में ये मैं 20 स्टॉक्स के आसपास रखूँगा अपने पोर्टफोलियो में। अब है कि मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो वेरी एग्रेसिव, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, तो 10 ईयर प्लस, मतलब 10 साल से ज़्यादा के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूँ, ठीक है, उससे कम के लिए नहीं। ऑफकोर्स उसमें अगर किसी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ख़राब है तो ऑफकोर्स मैं चेंज करूँगा, वो अलग चीज़ है ना। कोई घटिया स्टॉक है तो ऐसा नहीं कि उसी को मैं लेकर 10 साल तक बैठा रहूँगा। अगर कोई स्टॉक का परफॉर्मेंस मुझे लगता है फ्यूचर में नहीं आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन हाँ, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है
उसे मैं 10 साल से ऊपर तक के लिए बना रहा हूँ। इसको इस तरह से देखें। अब सेक्टर्स और थीम्स तो देखिए, फिलहाल तो इंडिया में क्या चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, ठीक है, डिफेंस चल रहा है, शिप बिल्डिंग चल रहा है, रेयर अर्थ चल रहा है, AI रिलेटेड अगर आपको मिल रहा है तो डिफेंस रिलेटेड मेरे पास स्टॉक्स हैं, शिप बिल्डिंग बिल्कुल देखिए या तो हैं या फिर करने वाला हूँ अगले 2-3 महीनों में, इसको इस तरह से देखें, ठीक है। तो मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ, जो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं करने जा रहा हूँ। स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत उसका वैल्यूएशन रीजनेबल होगा तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। इसको इस तरह से देखिए, डिफेंस तो ऑलरेडी मेरे पास है, शिप बिल्डिंग आपको देखना है, रेयर अर्थ देखना है, वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। AI रिलेटेड आपको ये भी देखना है कि भाई AI में पावर का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, तो पावर रिलेटेड अगर कंपनीज है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई इस तरह का अच्छे क्वालिटी का, वो देखा जा सकता है। वहाँ पे कूलिंग का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वहाँ पे हीट बहुत जनरेट होता है ना AI में, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कंपनी आपको दिख रहा है अच्छे क्वालिटी कंपनी, उसको आप देख सकते हैं। EMS इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनीज बिल्कुल आपको देखना चाहिए। उसके बाद न्यू एज टेक कंपनीज, बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपको ठीक ठाक लग रहा है, जल्दबाजी में IPO में इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं जनरली IPOs में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, वेट करें, थोड़ा लिस्ट होने दें। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, खुद ब खुद थोड़े समय में वो गिरेगा, तो जब गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट करें तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा ध्यान में रखें कि पोर्टफोलियो को मिक्सअप करके रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा जरूर लें। मेरा ये पोर्टफोलियो उसी तरह का है, लेकिन हाँ लार्ज कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर जरूर है। इसके साथ ही IT का मिड कैप बिल्कुल आपको कंसिडर करना चाहिए अगर अच्छे क्वालिटी का मिलता है। ऑटो, टेलीकॉम रिलेटेड कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेरे पास फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज है। हाँ उसमें बैंक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बैंक खराब है। ऑफकोर्स बैंक को भी कंसिडर किया जा सकता है, वहाँ भी रिटर्न्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन हाँ मेरे पास फिलहाल कोई बैंक नहीं है। होटल रिलेटेड स्टॉक्स, फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स, देखिए ये सब कुछ थीम्स या फिर सेक्टर्स हैं जिसको बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है और आने वाले समय में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी यहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बाहर का अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, US जब गिरेगा तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड से मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है उसके थ्रू। स्टॉक्स अगर पूछेंगे तो मैं चाहता हूँ, मुझे कुछ स्टॉक्स बहुत पसंद है US में, लेकिन वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है कि फ़िलहाल US में इन्वेस्ट करने का मेरे लिए मतलब नहीं बनता। अगर वहाँ गिरावट आता है, हो सकता है 20-30% गिर जाए, अगर उस तरह का गिरावट आता है तो बिल्कुल मैं US के कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद चाइना देखा जा सकता है, चाइना रिलेटेड ETF अवेलेबल है तो मैं वो भी कंसिडर कर सकता हूं। और साथ ही जापान का तो कोई ETF नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर अगर कोई चाहे तो यहाँ भी ले सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।